प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही आपने सुना। एक साथ दो क्लासेस का नाम भला मैं एक वीडियो में कैसे ले सकता हूं, और दो अलग अलग क्लासेस का भला एक कॉमन वीडियो लेक्चर कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर क्लास 9 और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के फिजिक्स में पढ़े जाने वाली एक कॉमन यूनिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक जितना 9th क्लास में पढ़ाया जाता है उतना ही 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट 11th क्लास में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना 9th क्लास में पढ़ाया गया वो दोबारा पढ़ाया जाता है। तो आप ये सोच के चलिए कि ये वीडियो लेक्चर अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बनाए, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बनाए। एक बच्चा मुझे पूछा, सर पूरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बीच में बोलोगे कि ये वाली बात 11th वाले बच्चों के काम आएगी और ये वाली बात 9th वाले बच्चों के काम आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बोलूंगा वो 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पूरी तरह से काम आएगी। सवाल आता है सर फिर क्या है आज का टॉपिक? आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो के थंबनेल में साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये वीडियो लेक्चर फिजिक्स के अंदर पढ़े जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका वीडियो लेक्चर है। और मैंने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जिक्र अगर कहीं किया है तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम की जो यूनिट है वो आप दोनों ही क्लासेस के लिए कॉमन है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो लेक्चर्स का लिंक है, सीक्वेंस वाइज उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कोई कमी ना रह जाए। तो स्टूडेंट्स चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना चाहिए मुझे, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बच्चा तो फट से बोला, सर ये है क्या चीज? व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? और इसमें आप ऐसा क्या समझा रहे हो जो आज से पहले हमें कहीं नहीं बताया गया है? This law of conservation of momentum is completely based on न्यूटन का थर्ड लॉ, एंड न्यूटन का सेकंड लॉ। मतलब कि आपको न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ आना चाहिए। दो चीजें आपको बखूबी पता होनी चाहिए। एक बच्चे ने कहा ठीक है हम मान गए, हमें ये दो चीजें बखूबी पता होनी चाहिए। अबे लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। एंड आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है, जहां पे मास की यूनिट केजी होती है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इसलिए मोमेंटम की यूनिट बनती है केजी मीटर पर सेकंड। एक आपको बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फोर्स का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फोर्स का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फोर्स का बेसिक फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पे मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए फोर्स की यूनिट बनती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। और जब ये केजी नहीं होता, ये केजी ग्राम होता है, मीटर नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर होता है, तो इसे हम डाइम भी कहते हैं। तो न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डाइम मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चे को एक चीज ये पता है कि 1 न्यूटन में होते हैं, खास करके 11th वालों को तो जरूर पता है, 9th वालों को भी पता होना चाहिए। 1 न्यूटन में होते हैं 10 का पावर 5 डाइम, दैट इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बच्चा बोला कैसे? करके देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। बहुत बेसिक है ये बेसिक ज्ञान, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम जो आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ये एक बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी है, सच दैट ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। तो
तो अगर ए ने बी पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, तो बी ने ए पे जो फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। और आपको पता होना चाहिए दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी को कहा गया है न्यूटन का थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A ने B पे फोर्स लगाया तो B भी A पे फोर्स लगाएगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड में और इक्वल डायरेक्शन में। सर मतलब ये कि अगर ये A है ये B है, A B टकराए तो A ने B पे फोर्स लगाया, तो A ने अगर B पे फोर्स लगाया तो B भी तो A पे फोर्स लगाएगा। लेकिन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब समझ रहे हो उसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी। ऐसा सारी सिचुएशंस में एग्जैक्टली हमें देखने को मिले ये जरूरी नहीं है। एक बच्चा बोला मतलब एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं धनुष बाण को खींचता हूं तो जितना ज्यादा मैं खींचूंगा उतना ज्यादा वो आगे जाएगा। तो बच्चे ने कहा सही तो है, एक्शन होगा ज्यादा तो रिएक्शन भी होगा ज्यादा। सही बात। मेरे हाथ में कोई बंदूक है, अगर ये बंदूक छोटी मोटी बंदूक है तो जब मैं इसे चलाऊंगा क्या तो झटका भी मुझे आराम से लगेगा। लेकिन अगर मैं पूरी तोप अपने सर पे लेकर उसको चलाता हूं तो जब वो चलेगी तो झटका भी आप नोटिस करोगे कि बहुत तेज लगेगा। तो एक बच्चे ने कहा बात तो सही है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मास्टर कि ऐसा हमेशा हो? ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी अगर एक्शन लगा रही है तो रिएक्शन भी बराबर पाएगी। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जहां पे ये वाली बात शायद आप डाइजेस्ट करो ना। एग्जाम्पल दो ना सर। आओ सुनो। अगर एक साइकिल की टक्कर किसी ट्रक से हो जाती है तो ये ट्रक है, ये साइकिल है, साइकिल आई, ट्रक आया, साइकिल ने ट्रक को मारा। तो साइकिल ने अगर ट्रक को मारा तो साइकिल की ताकत किसके पास गई? ट्रक के पास गई। और ट्रक की ताकत किसके पास गई? साइकिल के पास गई। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जब भी साइकिल और ट्रक का टक्कर होती है तो हमेशा साइकिल वाले की चोट ज्यादा नजर आती है? तो सब लोग कहते हैं देखो ट्रक वाले ने साइकिल वाले को मार दिया। कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि साइकिल वाला बोल रहा हो? कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि साइकिल वाला बोल रहा हो नहीं, ट्रक वाले ने मुझे नहीं मारा, मैंने ट्रक वाले को मारा है। बात तो सही है। क्या साइकिल वाले ने ट्रक को नहीं मारा? मारा तो है, लेकिन कैसे यकीन करोगे? ट्रक को चोट तो नहीं आई और ना ही ट्रक की चोट दिख रही है। लेकिन अगर ट्रक वाला कहे सबको कि मुझे बचाओ, हमने कहा भाई क्या हो? मुझे साइकिल वाले ने मार दिया, तो आप जरूर हंसोगे। लेकिन अगर साइकिल वाला कहे कि मुझे बचाओ, मुझे ट्रक वाले ने मार दिया, तो आप जरूर यकीन करोगे, क्योंकि हाँ भाई भला साइकिल तू ट्रक का क्या बिगाड़ेगी? लगता तो यही है कि साइकिल ट्रक का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और रियलिटी भी यही है। लेकिन फिजिक्स कहती है कि जब दोनों बॉडीज की टक्कर हुई, नो मैटर कि नुकसान साइकिल का ज्यादा हुआ। साइकिल की टक्कर ट्रक से होगी तो साइकिल का नुकसान ज्यादा होगा। कार की टक्कर साइकिल से होगी तो भी साइकिल का नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन साइकिल की टक्कर अगर आपसे हो गई, ये आदमी चल रहा है, तो साइकिल चलाने वाला अगर एक आदमी किसी सड़क पे चलने वाले आदमी को मार दे तो जो आदमी चल रहा है उसको चोट ज्यादा आएगी, क्योंकि साइकिल में कुछ तो ताकत है ना। ऑब्वियसली बात है, साइकिल में आपकी ताकत से ज्यादा ताकत है, तभी तो वो सड़क पे पैडल से चल रही है। और अगर वो आपको लग जाए तो चोट आएगी, या आपसे टकराने के बाद भी साइकिल टूट जाएगी। जब किसी आदमी को सड़क पे चलते चलते पीछे से कोई साइकिल मार देती है तो क्या साइकिल लोगों को कहती है इस आदमी ने मुझे मार दिया? साइकिल तो ऐसा नहीं कहती। अब एक बच्चा कहता है सर आप ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हो? मैं ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज बहुत कॉमन है। जानते हो क्या? टक्कर। और इस टक्कर को कहते हैं कोलिजन। न्यूटन ने यह कहा कि फिजिक्स की दुनिया में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हुई नजर तो आएंगी, लेकिन तुम्हें एक्शन और रिएक्शन शायद अच्छे से एहसास होके दिखे ना।
शायद तुम एक्शन और रिएक्शन को पहचान ना पाओ, लेकिन वहां एक्शन और रिएक्शन नहीं है ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर साइकिल ने ट्रक को मारा है तो साइकिल की ताकत का कुछ असर ट्रक पे आया है, नजर भले ही ना आता हो। क्या साइकिल के मारने से ट्रक का नुकसान नजर आता है? लेकिन ट्रक के मारने से साइकिल का नुकसान नजर आता है। तो न्यूटन भी यही कह रहा है कि ऐसा मत मानो कि साइकिल ने अगर ट्रक को मारा है तो ट्रक का नुकसान ही नहीं हुआ। ट्रक का नुकसान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि साइकिल के पास ट्रक को दिए जाने वाली ताकत कम थी, लेकिन साइकिल का नुकसान इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि ट्रक के पास दिए जाने वाली ताकत साइकिल को जो मिली वो ज्यादा थी। एक बच्चे ने कहा ताकत, कौन सी ताकत? यस, इस ताकत को फिजिक्स में कहते हैं मोमेंटम। दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से बनी एक क्वांटिटी जिसे कहते हैं मोमेंटम। अगर मास भी ज्यादा और वेलोसिटी भी ज्यादा तो मोमेंटम भी पक्का ज्यादा। अगर मास कम और वेलोसिटी भी कम तो मोमेंटम भी कम, और अगर मास ज्यादा वेलोसिटी कम तो उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना आ रहा है। ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। अल्टीमेटली न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने यह कहा कि व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, जब भी कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर खाएंगी तो टक्कर खाने के दौरान एक बॉडी की जो ताकत है वो दूसरी बॉडी को कुछ मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं आपसे टकरा गया तो मेरी ताकत ही कम हो गई। नहीं भाई साहब, मैं आपसे टकराया तो आपकी ताकत मुझको मिली है। आप वहां से भाग कर आ रहे हो, ये भाग कर आया, 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 टकराया, तो क्या ऐसा होगा कि इसके आते ही उड़ जाएगा फुटबॉल की तरह? नहीं ना। दो लोग जब आपस में टकराएंगे, आपने पिक्चरों में देखा होगा, बाहुबली पिक्चर आपने देखी है कि जब चीजें आपस में टकराती है, जब चीजों का आपस में कोलिजन होता है। क्या कह रहे हो? नहीं देखा है? तो क्या चाहते हो कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूं जहां पे आपको नजर आए कि चीजें आपस में टकरा रही हैं? आप कोलिजन देखना चाहते हो चीजों का? चलो मैं काम करता हूं, मैं आपको इस वीडियो के उस हिस्से पे ले जाता हूं जहां पे आपको चीजों की टक्कर नजर आ रही है। आप हर टक्कर में एक चीज नोटिस करना बच्चों, एक चीज नोटिस करना कि जब भी दो चीजें आपस में टकराई हैं, चाहे मैं आपको गाड़ी की टक्कर दीवार से दिखाऊं, चाहे मैं आपको दीवार की टक्कर गाड़ी से दिखाऊं, चाहे मैं आपको गाड़ी की टक्कर ट्रक से, ट्रक की टक्कर साइकिल से, आदमी की आदमी से, किसी की भी किसी से टक्कर दिखाऊं आपको, आप जो देखोगे वो देखना। एक चीज नोटिस करना कि जब दो चीजें आपस में कोलाइड कर रही होगी तो कोई ना कोई उनके डायरेक्शन में, कोई ना कोई उनकी दिशा में, कोई ना कोई उनकी गति में बदलाव आया होगा। या तो कोई चीज टकरा कर कहीं निकल गई होगी, ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि दोनों चीजें जो आपस में टकराई उनकी ताकत बिल्कुल जीरो हो गई। यानी एक बात तो पक्की है कि एक बॉडी का मोमेंटम जब दूसरी बॉडी से के साथ वो टकराती है, एक बात तो पक्की है कि एक बॉडी का मोमेंटम जब वो दूसरी बॉडी के साथ टकराती है तो उसके मोमेंटम का कुछ हिस्सा उसको मिल जाता है। टक्कर खाओगे तो भाई कुछ तो एनर्जी पाओगे ना। एक बच्चा ने कहा फिर तो दूसरी वाली बॉडी का भी कुछ मोमेंटम पहली बॉडी को मिल जाता होगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मेरा कुछ ताकत का हिस्सा आपसे टकराने के बाद आपको मिल जाता है तो क्या आपकी ताकत का कुछ हिस्सा मुझ पर असर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जो मेरा असर आप पे गया वो एक्शन है और जो आपका असर मुझ पे आया वो रिएक्शन है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भले ही आपका एक्शन और मेरा रिएक्शन बराबर ना हो, लेकिन आपकी ताकत और मेरी ताकत अचानक से ना तो बढ़ जाएगी और अचानक से ना तो घट जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां बैठा हूं, आप आए टक्कर मारी और मैं सो चल गया। ऐसे कैसे भाई? जब टक्कर आराम से मारी तो चोट ज्यादा कैसे आई? बात समझ आ रही है? जादू से ना तो किसी की ताकत बढ़ जाएगी और जादू से ना तो किसी की ताकत घट जाएगी। इसका मतलब साफ साफ है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी अचानक से इंक्रीज्ड, मोमेंटम कैन नाइदर बी अचानक से डिक्रीज्ड। When two bodies collide with each other, then their momentum undergoes some exchange. उनके मोमेंटम की कुछ अदला बदली होती है। भाई थोड़ा आपको मिल जाता है, थोड़ा मुझको मिल जाता है। एक क्रिकेट के मैदान में आने वाली बॉल के पास भी बहुत ताकत होती है, लेकिन बैटिंग करने वाला जो बैट्समैन है वो कहता है कि ओ आने वाली बॉल, तुझसे कहीं ज्यादा ताकत मेरे बैट के पास है। एक बार जब मेरा बैट तुझसे टकराएगा तो मेरी मोमेंटम का
एहसास तुझे हो जाएगा, और जब मेरा मोमेंटम तुझको मिल जाएगा तो बॉल तू कहीं और निकल जाएगी। एक बैडमिंटन खेलने वाला खिलाड़ी आने वाली शटल कॉक को जब स्मैश शॉट से मारता है, एक टेबल टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी जब बॉल को कोलाइड करता है, तो एवरी टाइम वो अपनी कुछ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ताकत उनसे टकराने वाली वस्तु या उनसे टकराने वाली चीज में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये जो मैंने आपको बात बताई है या ये जो मैंने आपको बात समझाई है, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। इस ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम में ना तो किसी का मोमेंटम अचानक से बढ़ जाता है और ना ही किसी का मोमेंटम अचानक से घट जाता है। इसका मतलब मोमेंटम गायब नहीं हुआ, मोमेंटम वही था, सिर्फ अदला बदली हुई है, सिर्फ अदला बदली। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये सेंटेंस पढ़ो, पहले सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का मतलब समझो। सेंटेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब बचा हुआ है। मान लो आप सामने से आ रहे हो, आपके हाथ में 10 रुपए के 4 नोट है, 10 रुपए के 4 नोट है, मेरे हाथ में 10 रुपए के 6 नोट है। 10 रुपए के 4 नोट आपके हाथ में, 10 रुपए के 6 नोट मेरे हाथ में, टोटल कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। एक बच्चा कहता टोटल 100 कैसे हो गए? आपके हाथ में 6 नोट है तो आपके पास तो 60 रुपए हुए, मेरे पास 4 नोट है तो मेरे पास 40 रुपए। अभी तो टोटल तो 100 रुपए हुए ना। आप 4 नोट लेकर आए, मैं 6 नोट लेकर आया, आप और मैं टकराए, हमारे नोट गिर गए। अब मैंने वहां से कुछ नोट उठा लिए फटाफट से, आपने कुछ नोट उठा लिए फटाफट से। मान लो कि हड़बड़ी में, मान लो कि हड़बड़ी में आपके पास 4 नोट थे, गिनती में आपके पास 4 की जगह 3 नोट आ गए और मेरे पास 6 की जगह 7 आ गए। तो पहले कितने नोट थे? 10। अब कितने नोट है? 10। लेकिन पहले आपकी ताकत कितनी थी? 4। पहले मेरी ताकत कितनी थी? 6। आपकी ताकत अब कितनी हो गई? 3। मेरी ताकत अब कितनी हो गई? 7। घट किसकी गई? आपकी। बढ़ किसकी गई? मेरी। यानी आपकी ताकत का कुछ हिस्सा मुझको मिल गया, और क्योंकि आपकी ताकत का कुछ हिस्सा मुझको मिल गया तो आपका एक हिस्सा कम हो गया। लेकिन ताकत ना तो अचानक से बढ़ी ना अचानक से घटी। आपकी ताकत नहीं हुई है, मेरे पास आई है, और मुझे ताकत कहीं जाग से मिली है। सो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आपका मोमेंटम का कुछ हिस्सा मेरे पास आ गया, मेरे मोमेंटम का कुछ हिस्सा आपके पास आ गया, तो मोमेंटम क्या रहा? कंजर्व रहा। ये जो टॉपिक है ना, मैं चाहता तो आपके स्कूल के टीचर की तरह फटाफट से एक ही बार में बिना इतनी राम कहानी सुनाए शुरू कर देता, चाहे आपको समझ आता या ना आता। लेकिन मेरा मकसद आपको पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कराना था, क्योंकि टॉपिक करा देना ही एक टीचर का कर्तव्य नहीं होता है। एक असली कर्तव्य जानते हो क्या होता है कि एक बार अगर टॉपिक क्लियर हो जाए ना, तो उस टॉपिक के क्लियर होने के बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप कर पाओ तो समझो कि आपको समझ आया है। पता लगा टॉपिक तो क्लियर हो गया, मास्टर जी क्वेश्चन एक भी नहीं हो रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर वी नाउ मूव टू द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वादा किया था कि मैं आपको कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगा, टक्कर, डे टू डे लाइफ में होने वाली टक्कर, जिसकी मैं दिखाऊं। देखो, आओ ले चलता हूं आपको हमारे वीडियो के उस हिस्से की ओर जहां मैं आपको कुछ कोलिजन्स दिखा रहा हूं। जरा इन पे एक बार नजर तो डालो।
rivalry in the Caribbean Premier League as two players collided heavily in the outfield in a match between the Barbados Tridents and the St Kitts and Nevis Patriots. Both running at full speed. AB de Villiers sent the ball towards long on, where Patriots players John Smuts and Kieran Powell collided. Powell and JJ Smuts, they're the two that have gone down in a heap. That is nasty. Both thought they were in the game for the catch. The impact left both batsmen down as support staff and players rushed to bring aid. He's booking. He's booking. Come on. Come on. Oh my God. Oh. Look at the steam escaping from there. That was class. It was like the front of the car's burst. Did you see that? That was a lot of debris in the air there. I can't wait to see that back. That went like 20 feet. That was amazing. That is not bad. That is almost dead on. Oh, the wheel moves on the left-hand side one. Look, the back wheels are off the floor. Look at that melon coming out. So the back car, look at how high off the ground the right-hand side car is. It's just taken off. That's great. Look at the front wheel there, just gets smushed, and then all these melons go flying. Oh, and the melons pushed loads of shards of glass out. Wait, so it wasn't even the crash that smashed the glass, it was the melons hitting the glass that smashed it? You would not want to be in there. No, and you I'm wouldn't. glad no one was. तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इन क्लिपिंग्स को देखकर एटलीस्ट एक लाइव एग्जांपल, एक लाइव एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि एग्जैक्टली सर सिखाना क्या चाह रहे हैं। 2 मिनट के लिए, अच्छा अब तो 4 हो गए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको मैंने ये सारी बातें ना बताई ना ये एग्जांपल दिखाए, तो चलिए इसे थोड़ा सा बनाते हैं और आसान, ताकि ना होना पड़े आपको परेशान। मैं सीधा आपको मुद्दे की बात पे ले जाता हूं कि एग्जैक्टली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, सिंपल शब्दों में कहूंगा और सिंपल शब्दों में बताऊंगा। तो जो भी चीजें मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आप चाहो तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट डज दिस लॉ सेज? आई रिपीट माय सेंटेंस। According to this law, I repeat my sentence. According to this law, whenever any two bodies, कोई भी दो bodies, whenever any two bodies collide with each other, whenever any two bodies collide with each other, then they undergo some exchange of momentum. Then they undergo some exchange of momentum. मतलब उनके मोमेंटम में कुछ बदलाव आता है। Then they undergo some exchange of momentum in such a manner, कुछ इस प्रकार। In such a manner, कुछ इस प्रकार that total momentum, I repeat my sentence, that total momentum टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम टकराने से पहले is always equal to टोटल मोमेंटम टकराने के बाद, is always equal to टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम टकराने से पहले is always equal to टोटल मोमेंटम टकराने के बाद। Therefore, I repeat my sentence. Therefore, we may write. हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं that total momentum. I repeat my sentence. इंग्लिश में लिख रहा हूं ना भाई, इससे पहले तो हिंदी में लिखा था। Total momentum before collision is equal to total momentum
आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो एक हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और एक हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बच्चा कहता है हाँ बात तो सही है, जिस तरीके से आपने वो नोटो वाला एग्जांपल दिया, अब नोटो में नोट कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम होता है बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी। इस चीज को आपको तब जल्दी समझ आएगा जब कोई लाइव एग्जांपल न्यूमेरिकल के रूप में आपके पास आएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए, आपके पास आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। और न्यूमेरिकल करने से पहले ये जो बात मैंने यहां कही है, न्यूमेरिकल करने से पहले ये जो बोर्ड पे लिखी गई बात है, इस बात को साबित करना बहुत जरूरी है। जी हां, सो माय डियर क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स, अब जो आपको मैं कराने जा रहा हूं ना, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में भी ढूंढोगे ना तो वाहियात तरीके से, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं डरूं क्यों जब मुझे पता है कि एनसीईआरटी में भी वाहियात तरीके से इस डेरिवेशन को किया गया है, बेकार तरीके से, समझ ही ना आए अच्छे खासे बच्चे को भी। तो एनसीईआरटी में भी ये डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में जरूर आती है। तो एग्जाम में आने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरे 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डिराइव कैसे करना है, साबित कैसे करना है, कि हमें क्या पता चलेगा, कि कैसे साबित होगा कि भाई टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के मोमेंटम के बाद के मोमेंटम के बराबर है, वो भी टोटल मोमेंटम। टोटल क्यों बोल रहा हूं, एक बच्चा कहता है टोटल क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें एक बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, 2 बॉडीज इन्वॉल्व है, एक आप एक मैं। अगर मैं आपसे टक्कर खा रहा हूं और आप मुझसे टक्कर खा रहे हो तो आपके पास कुछ मोमेंटम है, मेरे पास कुछ मोमेंटम है। मान लो टक्कर खाने से पहले आपका मोमेंटम 20 है, टक्कर खाने के बाद मेरा मोमेंटम 30 है। कितना हुआ हमारा टोटल टक्कर खाने से पहले, आपका 20 मेरा 30, 30 + 20 कितना हुआ 50। टक्कर खाने से पहले मान लो टक्कर खा गए, क्योंकि मेरा मोमेंटम ज्यादा था तो मैंने आपको चोट मारी, अब आप 20 की जगह 25 हो गए और मैं 30 की जगह 25 हो गया, तो आपका बढ़ गया मेरा घट गया, लेकिन 25 आपका 25 मेरा, टोटल अभी कितना 50। तो मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ कुछ इस प्रकार कि टक्कर खाने से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम, टक्कर के खाने के पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम इज एब्सोल्युटली सेम। सम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं इस वीडियो के उस हिस्से की ओर जहां मैं आपको इसी लॉ की डेरिवेशन कराऊंगा। इसलिए अब जो कराऊं उसे आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग की तरंगों को बोर्ड पे लगाकर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल तरीके से ये डेरिवेशन समझाऊंगा। डियर क्लास 9th और क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसे अब हम करने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। तो जरा दीजिएगा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। बहुत प्यारी डेरिवेशन है, बहुत प्यारी डेरिवेशन। आई रिपीट माय सेंटेंस, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये शायद दिख ना रहा हो इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम करने जा रहे हैं। आइए बहुत ध्यान सुनना, बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट देते हैं ताकि इस्तेमाल अगर हो बोर्ड का तो सावधानी पूर्वक हो और चीजें आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले मान यहां लिखा लेट अस कंसिडर, मैं यहां लिख रहा हूं लेट अस कंसिडर 2 bodies, let us consider 2 bodies A and B of mass m1 and mass m2 and having some initial velocity, having some initial velocities, obviously बात है उनके पास कुछ velocities होगी, having some initial velocities u1 and u2
मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एज शोन बिलो। यहां साफ साफ दिख रहा है। एक बच्चा कहता है कहां दिख रहा है? अभी अब दिखेगा, अभी हम डायग्राम बनाएंगे सब दिखेगा। लेट अस से कि हमारे पास एक बॉडी है, पहली बॉडी, और लेट अस से कि हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, और इस बॉडी को लेट अस से कि हमने नाम दिया कि दिस इज द बॉडी ए, दिस इज द बॉडी ए। ये हमारी दूसरी बॉडी है, ये हमारी दूसरी बॉडी है, और इस बॉडी को हमने नाम दिया दिस इज द बॉडी बी। तो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये हमारी है बॉडी ए एंड ये हमारी है बॉडी बी। बॉडी ए जा रही है, बॉडी बी आ रही है। इसकी गति u1 है, इसकी गति u2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। क्या होगा? क्या होगा भाई? जब दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आएंगी तो टक्कर होना निश्चित है। अब मैंने यहां पे लिखा लेट द टू बॉडीज, लेट द टू बॉडीज कोलाइड, लेट द टू बॉडीज कोलाइड एंड अंडरगो सम चेंज इन मोमेंटम। भाई टक्कर खाएंगे तो मोमेंटम में बदलाव तो होगा ही होगा। एंड अंडरगो सम चेंज इन मोमेंटम, सम चेंज इन मोमेंटम। As we know that according to, I repeat my sentence, as we know that according to Newton का second law, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ says that क्या कहता है? कि फोर्स इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम, बदलाव ऑफ मोमेंटम अपॉन बदलाव ऑफ टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। says that F is equal to dp by dt। सुन लो, बहुत प्यारी डेरिवेशन है। फोर्स इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम अपॉन बदलाव ऑफ टाइम। पहले देखो बोर्ड पे जितनी बातें अभी तक लिखी है ना, ये आपको सारा लिखा हुआ नजर आना चाहिए। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ आपको सारा नजर आ रहा है तो समझो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों। दिखना चाहिए कि दो बॉडीज को हम आपस में टकराएंगे तो होगा क्या। एक बच्चा कहता है होगा क्या? जब ये वाली बॉडी इससे टकराएगी तो ये इसका मोमेंटम बदलेगी, जब ये बॉडी इससे टकराएगी तो ये इसका मोमेंटम बदलेगी। वेरी सिंपल। तो अगर फोर्स लगा ए पे तो मोमेंटम किसका बदलेगा? भाई जिस पे फोर्स लगेगा उसी का मोमेंटम बदलेगा। अगर फोर्स लगा बी पे तो मोमेंटम किसका बदलेगा? भाई जिस पे फोर्स लगा मोमेंटम उसी का बदलेगा। तो फोर्स लगा अगर ए पे तो ए का मोमेंटम बदलेगा, फोर्स लगा अगर बी पे तो बी का मोमेंटम बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। आओ, यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप यहां तक आए कैसे? आप इस वीडियो लेक्चर तक क्यों पहुंचे? मैंने पहले भी कहा था कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अपने बेसिक्स क्लियर करना मत भूलना, चाहे आप स्टूडेंट 9th क्लास के हो या आप स्टूडेंट 11th क्लास के हो। कर दी ना गलती? नहीं करी, अच्छी बात है। हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर कर दी है, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी है तो अभी के अभी वीडियो बंद करो और बेसिक्स क्लियर करो पहले, फिर इस वीडियो पे लौट कर आओ। मना कौन कर रहा है भाई? ज्ञान देने का तरीका और ज्ञान लेने का तरीका दोनों सही होने चाहिए। दे मैं रहा हूं, लेना आपको है। आइए, मैंने यहां पे लिखा लेट एफ ए बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड लेट एफ बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। भाई फोर्स एफ ए बी मतलब जो ए पे लगेगा बी के कारण, तो हम लिख सकते हैं तो देयरफॉर फोर्स जो लगेगा ए पे बी के कारण दैट इज इक्वल टू बदलाव ऑफ मोमेंटम ऑफ ए समय के साथ। अब एक बात बताओ भाई, टक्कर खाने से पहले इसकी गति u1 है, टक्कर खाने से पहले इसकी गति u1 है, तो टक्कर खाने के बाद u1 विल चेंज टू v1 एंड u2 विल चेंज टू v2। भाई मानते हो कि नहीं मानते? तो ये डायग्राम दोबारा बना लेना वहां पे
जिसमें u1 की जगह v1 दिखा देना और u2 की जगह v2 दिखा देना। हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं यही दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप स्कूल के अंदर डेरिवेशन करोगे या किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में डेरिवेशन करोगे तो डायग्राम दोबारा बना देना। तो बदलाव किसका हो रहा है? मोमेंटम ऑफ ए का। तो बदलाव ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी mv माइनस mu अपॉन समय में से समय जाएगा तो समय ही तो बच जाएगा। ये बचेगा, समय में से समय जाएगा तो जीरो बचेगा। क्यों रे? 4 घंटे में से 4 घंटे घटाओ तो कितने घंटे बचे? एक बच्चा बोला घंटे कहां बचे? 0 बचा। अच्छा, मतलब घंटे की कोई वैल्यू नहीं है, 0 घंटे तो बचे ना, समय तो बचा ना। तो समय माइनस समय समय है, चाहे 0 बचे या कुछ भी बचे, समय माइनस समय मीन समय। तो mv माइनस mu। अब किसकी बात हो रही है? a की। तो a m1 v1 m1 u1। Similarly, I repeat my sentence. Similarly, force on B due to A is equal to m2 v2 m2 u2। समय में से समय जब जाएगा समय बच जाएगा, समय में से समय जब जाएगा समय बच जाएगा। इसे कहा गया है फोर्स जो A पे लगा, और इसे कहा गया है फोर्स जो B पे लगा। देख लो, पहले देखो, पहले घूरो। बच्चों, मेरा आगे से हटने का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि जब मैं आगे से हट जाऊं तो कम से कम बोर्ड पे लिखी हर बात आपको समझ आनी चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसे मैं बोर्ड पे आपको करवा रहा हूं। आप अपनी कॉपी में इसे जितना डिस्क्रिप्टिव तरीके से करें उतना अच्छा है, उतना फायदा है। अब सवाल आता है, सर नेक्स्ट चीज क्या लिखोगे? अरे हम सब जानते हैं, मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन का थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी is equal and opposite to force on B due to A। भाई A की गति क्या थी पहले? U1। फोर्स लगने के बाद क्या हो गई? V1। तो बदलाव कितना आया? M1 V1 माइनस M1 U1 कुछ समय में, इसलिए T से डिवाइड कर दिया। B की गति क्या थी? U2। कितनी हो गई? V2। तो बदलाव कितना आया? m2 v2 माइनस m2 u2, चेंज इन मोमेंटम कुछ समय में, इसलिए t लगा दिया। यस और नो? हाँ या ना? समझ आना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, a b पे जितना फोर्स लगाएगा b a पे उतना फोर्स लगाएगा। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, एक बच्चा बोला क्या? हम लिख सकते हैं कि m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय t। देखो, घूरो, आए मन में कोई सवाल पूछो मुझसे, पूरा सवाल देखो, घूरो, आए मन में कोई सवाल। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। फिर से घूरो, मैं तो कह रहा हूं यार, बोर्ड पे लिखी हुई पूरी डेरिवेशन घूरो, एक एक चीज समझ आनी चाहिए, एक एक चीज समझ आनी चाहिए। अब इतना जो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर माय डियर क्लास 9th एंड क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। इतना आपको दिखना चाहिए। ये जो आपके सामने चल रहा है, इसी एक्सप्रेशन को अब मैं और हेडिंग मिटाकर थोड़ी सी जगह बनाऊंगा ताकि आपको डेरिवेशन करके दिखाऊं और क्या एग्जैक्टली चल रहा है। हेडिंग तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं ना, जगह का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखिए, उस एक्सप्रेशन को ऊपर लेकर आऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरी डेरिवेशन एक फ्रेम में जरूर दिखे। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 एंड प्लस m2 u2।
ये माइनस क्योंकि माइनस में है तो ये भाई साहब हम इधर ले आएंगे, ये भाई साहब क्योंकि माइनस में है तो इनको इधर ले आएंगे। तो हमें मिला पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, पहली बॉडी तेरी गति प्लस दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति इज इक्वल टू, ये यहां गया ना, इज इक्वल टू पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति। जरा गौर से देखो, गौर से देखो, पहले देख लो फिर घूर लो, पहले देख लो फिर घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल बता दो तुम। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं लाल रंग के डब्बे में साफ साफ दिख रहा है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। भाई ये है क्या? देखो देखो ये क्या है? पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी की गति टकराने से पहले या टकराने के बाद? टकराने के बाद। u1 होता है टकराने से पहले, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो u1 मींस टकराने के पहले, v1 मींस टकराने के बाद। ये कौन है? टकराने के बाद। तो पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी की गति टकराने के बाद, दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी की गति टकराने के बाद। तो टोटल मोमेंटम पहली बॉडी का और टोटल मोमेंटम दूसरी बॉडी का, तो इसे कहते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति टकराने से पहले, टकराने से पहले, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति टकराने से पहले, टकराने से पहले। इसे कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो इसे पहले लिखो या इसे पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है? एडवाइजेबल यही होता है कि हम लिखते हैं पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, पहली बॉडी दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति टकराने से पहले, टकराने से पहले, टकराने से पहले इज इक्वल टू पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति टकराने के बाद। तो साफ साफ देखो टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अरे पूरा बोर्ड भर गया यार, पूरा बोर्ड भर के समझा दिया। इससे ज्यादा डिटेल में क्या समझा सकता हूं? बार बार समझा के हट जाता हूं कि हर बच्चे को वीडियो पॉज करके देखने का मौका मिले, हर बच्चे को बोर्ड पे बताई हुई सारी बात समझने, जानने, सीखने, परखने, सब चीजें करने का मौका मिले। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये डेरिवेशन। सवाल आता है सर क्या डेरिवेशन खत्म हो गई? हाँ भाई खत्म हो गई, डेरिवेशन खत्म हो गई। यानी आज के बाद आपको कुछ नहीं करना है। दुनिया का कोई न्यूमेरिकल आ जाए, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई न्यूमेरिकल, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें दुनिया का कोई न्यूमेरिकल, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें चीजें आपस में टकरा रही हैं और कहा गया है कि एक बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले ये है, दूसरी बॉडी का मोमेंटम टकराने के बाद ये है और कुछ डाटा मिसिंग है। तो जो डाटा मिसिंग है वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, एग्जांपल दो। नाइस क्वेश्चन। चलिए इसी बात को आपके लिए बना देता हूं आसान, ताकि ना होना पड़े आपको परेशान। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा के सुनना मेरी बात। बस एक फर्क है, फर्क क्या है सुनो। न्यूमेरिकल करने से पहले एक टिप दे रहा हूं, वो टिप सुनो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 पॉइंट आपको सुनने हैं। मेरा पहला पॉइंट, बिफोर यू अटेम्प्ट अ न्यूमेरिकल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है और कैसे टकरा रहा है। एक बच्चा बोला कौन टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, कैसे टकरा रहा है, का क्या मतलब होता है? टक्कर तो टक्कर होती है। नहीं रे, टक्कर 2 प्रकार की होती है। एक टक्कर आमने सामने से होती है, एक टक्कर पीछे से होती है। आप चल रहे हो, ओह क्यों मार रहे भाई साहब, क्यों टक्कर मारी आपने मुझसे? इसे कहते हैं पीछे से टक्कर मारना। हाँ है ना? कुछ टक्कर पीछे से होती है, कुछ टक्कर सामने से होती है। आओ
एग्जाम्पल देके समझाता हूं, बोर्ड की पूरी जगह बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या डिफरेंस है। आइए आपको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ टक्कर। बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स, इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना शुरू करो, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्कर। टक्कर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की। इसे कहते हैं टाइप 1 टक्कर। टाइप 1 टक्कर को कहते हैं आमने सामने से टकराना। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, 99% टीचर्स अपने बच्चों को बताते नहीं है। वो सोचते हैं अरे इन्हें पता होगा, अपने आप विजुलाइज कर लेंगे। ना बेटा ना, जो मैं समझा रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सुनो और समझो, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी। तो एक होता है आमने सामने से टकराना। अब आमने सामने से टकराने का क्या मतलब है? ये एक गाड़ी है, ये इधर जा रही है, ये एक गाड़ी है, ये इधर से आ रही है। मान लो ये गाड़ी है 100 किलो की और मान लो ये गाड़ी है 50 किलो की, 50 केजी की गाड़ी है। तो ऑब्वियसली बात है, ये बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई भी। अभी तो फिलहाल आपको सेम दिख रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस गाड़ी की गति दे रखी है u1, इसे मान लेते हैं m1, इसे मान लेते हैं m2। इसका u1 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका u2 दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी इधर से आ रही है, ये बॉडी इधर से आ रही है। इसमें हमेशा याद रखना, सुनना मेरी बात, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, मतलब राइट वाले डायरेक्शन को, प्लीज नोट दैट न्यूमेरिकल करते समय, आई रिपीट माय सेंटेंस, न्यूमेरिकल करते समय, आई रिपीट माय सेंटेंस, राइट में जाने वाली चीजें या चीजों को, राइट में जाने वाली चीजों की गति को, राइट में जाने वाली चीजों की गति को, माफी चाहूंगा, की गति को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एंड राइट में जा रही है, एंड लेफ्ट की तरफ से आने वाली, लेफ्ट की तरफ से, देखो राइट में जाने वाली, जो राइट में जाने वाली है, और लेफ्ट की तरफ आने वाली, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट आ रही है, लेफ्ट की तरफ आने वाली गति को नेगेटिव लेते हैं। एक बच्चा बोला मुझे नहीं समझ आया, आओ समझाता हूं। मान लो कि टकराने के बाद इस गाड़ी की गति, सुन लीजिए जो बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। या हम मान लेते हैं कि इसकी गति लेट अस से 30 है, फॉर एग्जांपल, ये और तेज गति से आ रहा है, इसको 30 बना दिया, इसको 10। मान लेते हैं कि टकराने के बाद इसकी गति v1 हो जाती है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। या कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, कहते हो तो 5 कर देते हैं। कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड इसकी गति हो जाती है। ये गाड़ी की गति v2 टकराने के बाद क्या होगी? ये न्यूमेरिकल आएगा। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या रही होगी मैं समझाता हूं, क्योंकि मैं विजुलाइज कर रहा हूं। डाटा तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं ना, इसलिए हमें नहीं पता कि डाटा सही है या गलत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सही हो। इसलिए मैं बार-बार बैठा के सही कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि डाटा सही होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, there is a body of mass 100 kg moving with a velocity of 10 meter per second, and there is another body of mass 50 kg which is coming from opposite with a velocity of 30 meter per second, such that they collide with each other, and after collision the velocity of first body becomes 5 meter per second. What will be the velocity of the second body after collision? यानी इसकी velocity क्या होगी? अब देखो हम लिखेंगे according to law of conservation, according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum के अनुसार पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति, पहली बॉडी तेरा मास, तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, तेरी गति। देखो पहले इतना देखो, पहले एक्सप्रेशन देखो,
फिर एक्सप्रेशन के बाद चीजों को समझो कि मैंने किया क्या है। अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे और एक्सप्रेशन के बाद आप चीजों को समझोगे तो इस एक्सप्रेशन में आपको साफ साफ दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली बॉडी सामने से आ रही है, ये वाली बॉडी इधर जा रही है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि U2 है, U2 मतलब इसकी गति, नेगेटिव लोगे, ये तो हमें पता लगाना है, इसका साइन कुछ मत लगाना, जिसे हमें पता लगाना होता है उसका साइन हम पुट नहीं करते। याद रखना, साइन हम केवल उसका जिसकी वैल्यू हमें पता है, और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसका साइन नहीं पुट करेंगे। जो राइट की तरफ जा रहा है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब अगर आप नोटिस करो इसमें साफ साफ, इसे यहां लिख देता हूं, पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति इज इक्वल टू पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, दूसरी बॉडी तेरी गति। तो आओ जी, पहली बॉडी का मास क्या है? पहली बॉडी का मास है 100 केजी, 100 केजी मल्टीप्लाइड बाय पहली बॉडी की गति कितनी है? u1 कितना है? 10। दूसरी बॉडी का मास कितना है? दूसरी बॉडी का मास है 50 केजी, और दूसरी बॉडी की गति कितनी है? 30। तो मल्टीप्लाइड बाय -30। एक बच्चा बोलेगा माइनस क्यों? अबे ये गाड़ी सामने से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इज इक्वल टू पहली बॉडी का मास कितना? 100 केजी, और पहली बॉडी का v1 कितना हो गया? v1 कितना हो गया? 5 हो गया, प्लस दूसरी बॉडी का मास कितना? 50 केजी, उसकी गति कितनी हो गई? v2। पहले देखो, इतना देखो, समझ आना चाहिए। आओ अगर सॉल्व करूं से मैं 1000 × 10, यहां जगह बना लेता हूं, मुझे पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट उम्मीद है कि नजर आ रहा हो। 1000 × 10 कितना हो गया? सोच रहा हूं कि ऊपर कर दूं ताकि आपको चीजें समझ आए। चलो जी, टाइप्स ऑफ टक्कर में से इसे हटा देता हूं, टाइप्स ऑफ टक्कर का टॉपिक ही तो चल रहा है। आओ जी, 1000 × 10 कितना हो गया? आपका 100 × 10 कितना हो गया? 1000 -1500 यूनिट वही है, इसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, इक्वल का साइन 500 और प्लस 50 केजी मल्टीप्लाइड बाय v2। तो देखो जी, -1500 और 1000 में आ गया -500 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 केजी मल्टीप्लाइड बाय v2। भाई साहब आप इधर आ जाओ, तो -500 -500 बन गया -1000 इज इक्वल टू 50 केजी इंटू v2। सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा -1000 डिवाइड बाय 50, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया केजी से केजी कैंसिल, इज इक्वल टू v2, कैंसिल, तो आ गया मेरे पास -20 इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। माइनस आने का मतलब ही यही है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। एक बच्चा बोला हाँ ये तो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, तो भाई दुनिया की कौन सी गाड़ी ऐसी है जो टक्कर खाने के बाद वापस चली जाती है? उसे झटका जरूर लगता है, लेकिन थोड़ा सा तो आगे जाती है ना, तो उसकी गति देखो कितनी थी, 30 हो गई, आगे जाके कितनी हो गई, 20 हो गई, बढ़ गई, घट गई, साफ पता चल रहा है। देख लो, घूर लो, है मन में कोई सवाल मैं तो कहता हूं पूछ लो, है मन में कोई सवाल मैं तो कहता हूं पूछ लो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम कंजर्व है, आप चेक कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और मैंने वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी को आराम से यहां पे डिटरमाइन करके दिखाया है। टॉपिक क्या चल रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टाइप्स ऑफ टक्कर। कौन सी टक्कर पढ़ा दी मैंने? आमने सामने की टक्कर। आओ अब पढ़ाता हूं आपको टाइप 2 टक्कर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है, तो इतना समय तो आपको लगेगा ही इन चीजों को समझने में। आइए अब आपको बताता हूं मैं टाइप 2 टक्कर क्या होती है, और टाइप 2 टक्कर सुनकर समझकर आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। क्या कहती है टाइप 2 टक्कर? टाइप 2 टक्कर सुन लो। टाइप 2 टक्कर कहती है जब दोनों बॉडीज एक साथ एक ही दिशा में जा रही हो, और इसे कहते हैं पीछे से टक्कर मारना।
इसे कहते हैं पीछे से टक्कर मारना। ये मोस्ट कॉमन है, हमारे देश में हमें नजर आएगा। मान लीजिए कि ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, और मान लीजिए कि ये गाड़ी है। ट्रक का वजन 500 किलो, गाड़ी का वजन 100 किलो। ट्रक भी आगे, गाड़ी भी आगे। ट्रक की गति, मान लीजिए ट्रक की गति इज 20 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी की गति इज 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी। ऑब्वियसली बात है कि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक की गति ज्यादा है, तो टक्कर खाने के बाद गाड़ी जिसका वजन कितना 100 किलो है, वो आगे की तरफ जाएगी किसी गति से। किसी गति से, क्या गति हमें नहीं पता। टक्कर किसने मारी? ट्रक ने मारी। किसको मारी? गाड़ी को मारी। ऑब्वियसली बात है ट्रक या तो रुक जाएगा, ट्रक या तो रुक जाएगा या ट्रक की भी गति होगी। तो मान लेते हैं कि 500 किलो का ट्रक, उसकी गति हो गई 20 की बजाय 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। अब क्वेश्चन आया कि हमें V2 निकालना है। मेरा एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सवाल। इस डायग्राम में सब कुछ राइट में जा रहा है। यहां पे नोट दैट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज नोट दैट हेयर कि सब कुछ, आई रिपीट माय सेंटेंस, सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ, एक ही, सब कुछ एक साथ एक ही दिशा में जा रहा है। दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, दैट इज राइट साइड। तो सब कुछ पॉजिटिव लेंगे, तो सब कुछ पॉजिटिव लेंगे, तो सब कुछ पॉजिटिव लेंगे। एक बच्चा बोला अगर लेफ्ट जा रहा होता सब कुछ, तो क्या सब कुछ नेगेटिव लेते? लेते। क्या होता? सब कुछ अगर नेगेटिव ले लेते तो सारे नेगेटिव कट के पॉजिटिव ही बन जाते। इसलिए चाहे सब कुछ राइट में जाए या चाहे सब कुछ लेफ्ट में जाए, डायरेक्शन का जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। चेन सिर्फ तब होता है जब कुछ राइट में और कुछ लेफ्ट में जाते हैं, जिससे पहले वाला केस था। आओ यहां पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के दिखाता हूं। ये मैंने टक्कर का टॉपिक हटा दिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के दिखाता हूं। तो देखो ये कैसे लगाएंगे। यहां मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी की गति, दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी की गति, पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति, दूसरी बॉडी तेरा मास, तेरी गति। आओ जी, पहली बॉडी तेरा मास कितना? 500 किलो। पहली बॉडी तेरी गति कितनी? 20। दूसरी बॉडी तेरा मास कितना? 100 किलो। दूसरी बॉडी तेरी गति कितना? 10। पहली बॉडी तेरा मास, पहली बॉडी तेरी गति कितना? 10। दूसरी बॉडी तेरा मास, तेरी गति कितनी? V2। और हमें निकालना क्या है? V2। आओ 500, 5 2 जा 10, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 100 इंटू 10, 1000। यहां पे क्या आ गया? kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5000 प्लस 100 इंटू V2। देख लीजिए, तो ये मेरे पास हो गया आपका 10,000 और हमारे पास हो गया 1000, तो टोटल हो गया मेरे पास आपका 11,000। 11,000 हमारे पास आ गया kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5000 प्लस 100 इंटू V2। सॉल्व कर रहा हूं, देखो घूरो, 11,000 5000, 5000 भाग गया, कितना हो गया? 11,000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 100 इंटू V2। 6,000 इज इक्वल टू 100 इंटू V2। कैंसल कैंसल कैंसल, तो 60 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। यानी ये गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी जो बेचारी 10 से चल रही थी, उसकी गति बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है यार, मेरी गाड़ी को चलते चलते अगर पीछे ट्रक टक्कर मारेगा तो मेरी गति बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो, बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा बच्चा जानता है ये सारी बातें। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना भी दिया है ज्ञान, दिस इज नॉट जस्ट सफिशिएंट। सच कहूं तो ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतना काफी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स का भंडारम कर सकते हो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं
बहुत जल्द लौट कर आऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिस लेक्चर का नाम होगा एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ बेस्ड ऑन इट। यानी अगला वीडियो लेक्चर एक न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर होगा, बिल्कुल सही आपने सुना, जिसमें मैं एप्लीकेशंस का भी जिक्र करूंगा और न्यूमेरिकल्स का भी जिक्र करूंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई कमी ना रह जाए। दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड क्लास 11th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सो मेरी आपको एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि क्लास 9th और क्लास 11th के इस यूनिट जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर ये टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्द मैं लौट कर आऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स लेके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कोई कमी ना रह जाए। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों। आई विल बी कमिंग बैक सून विद द न्यू वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए मत करिएगा अपना टाइम वेस्ट, अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट। और हाँ, वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज है, काटने की नहीं। इसलिए बांटने से डरो मत और मेहनत से भी बिल्कुल मत डरो। थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स।